हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के आखिरी वीडियो यानी कि आखिरी कंसेप्ट के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हमारा कंसेप्ट स्टैगफ्लेशन। तो बस मैं स्टैगफ्लेशन इस वर्ड को काफी बार आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। स्टैगफ्लेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? स्टैगफ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में स्लोडाउन आए, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? स्टैगफ्लेशन। जैसे यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज अ मिक्स ऑफ हाई एंड एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन। इसका ये मतलब क्या है? मिक्स होता है किस चीज का? हाई का और ऐसे इन्फ्लेशन का जो लगातार एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जैसे हम बाइक में एक्सीलरेटर यूज करते हैं या फिर गाड़ियों में यूज करते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, सेम ऐसे ही एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या है? तो लगातार बढ़ रहा है। एंड हाई इंप्लॉयमेंट, और जब इंप्लॉयमेंट भी क्या है? काफी ज्यादा है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन से दो बार लिख दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन आर हायर देन एक्चुअल इन्फ्लेशन। और एक सोच यहाँ पे और डेवलप होती है, क्योंकि मैंने देखा था सिर्फ कर्व सी जो हमारे फ्लिप कर्व वगैरह ही हैं वही सब डिटरमाइन नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस भी है वो भी चीजों को डिराइव करती है। यहां पे जो लोगों की सोच होती है ना, एक्सपेक्टेशंस, वो क्या होती है कि फ्यूचर में और तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है, फ्यूचर में और तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अब इस चक्कर में पता है क्या, वो और ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। कैसे? अगर किसी को लग रहा है, किसी भी कंज्यूमर लग रहा है फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो वो लोग करंट डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम आज चीजों को परचेज कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, जिसके से होता क्या है? इन्फ्लेशन और ज्यादा राइज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेशंस of inflation are higher than actual inflation when the government uses expansionary monetary और fiscal policy। जहां पे गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, एक्सपेंड करती है मॉनेटरी पॉलिसी को और फिजिकल पॉलिसी को। अब इसके होता क्या है? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। और पता है गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी मार्केट में, तो लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कहां लगाती है? एजुकेशनल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजनेसेस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बिलो द नेचुरल रेट, उसे लाने की कोशिश करती है नेचुरल रेट से भी नीचे, ताकि क्या हो? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जा सके। एंड द शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व स्विंग्स अपवर्ड। तो जो शॉर्ट रन फ्लिप कर्व हो क्या जाता है? वो अपवर्ड स्विंग करना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट अप टू द पॉइंट वेयर द गवर्नमेंट क्विट्स, ठीक है, कहां तक? जब तक गवर्नमेंट क्विट ना कर दे सिचुएशन से। गवर्नमेंट क्विट्स ट्राइंग टू डू इम्पॉसिबल, इन्फ्लेशन कीप्स राइजिंग, और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? गवर्नमेंट यहाँ पे हार मान लेती है, क्योंकि इस तरीके से ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता, क्योंकि हम पीछे पड़ चुके हैं कि जो इन्फ्लेशन का जो फ्लिप कर्व रिलेशन है वो शॉर्ट टर्म में तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी मुश्किल होता है। इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेथड बिल्कुल क्या है? बेकार है। आई बात समझ में? तो इन्फ्लेशन क्या करता है? लगातार बढ़ता रहता है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। और इंडिया में ना सिर्फ एक यही रीजन नहीं है स्टैगफ्लेशन आने का। इंडिया में एक छोटा रीजन है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा होने का। और सिर्फ एक मेन रीजन है, वो है पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना। मतलब बाकी कंट्रीज में तो और ही बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या है? पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में क्या होती है? लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और जिस स्पीड से बढ़ रही है मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काबू में आएगा, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आगे समझते हैं। स्टैगफ्लेशन रिक्वायर्स टू शॉक थेरेपी। अब ये हमारा इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है। पहले एक बार यहां देख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको यहां समझाता हूं इस पॉइंट पे। यहां पे देखो तीन जो है ना, ये तीन कर्व है, ठीक है, फ्लिप्स कर्व 1, फ्लिप्स कर्व 2 और फ्लिप्स कर्व 3, ठीक है। फ्लिप्स कर्व में शिफ्ट कब आएगा वो दिखाता हूं। देखो शिफ्ट आया हुआ है यहाँ पे। शिफ्ट कब आएगा? जब यहां पे तो लग रहा है कि ना कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वो 0% है, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, इस पे लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 0%, यानी कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं हो रही इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें शिफ्ट आया तो लोगों को लगना क्या लगा? नहीं, अब महंगाई होनी शुरू हो गई है। तो लोगों को लगने लगा कि अब जो महंगाई है वो 3% है, यानी कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ऐसा माना गया है, जरूरी नहीं एक्चुअल में हो भी ऐसा। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 3% है। और फालतू शिफ्ट कब आएगा? जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लोग सोच क्या होगी कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 6% है, और ये और शिफ्ट कर जाएगा। मतलब जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लोग फालतू सोचेंगे, जो हमारा फ्लिप्स कर्व जो है वो उतना ही फालतू शिफ्ट करता चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखो, जो अगर आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये क्या है? लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व, पीसी।
मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा फिलिप्स का जो एनालाइजेशन है ना वो सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये फेल हो जाता है। लॉन्ग रन में जो हमारा फिलिप्स कर्व है ना वो ऐसा बनता है कुछ, ये जो बना हुआ है वर्टिकल फिलिप्स कर्व, ठीक है, और शॉर्ट रन में ऐसा बनता है। और शिफ्ट कब आएगा इसमें, जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहेगा, कभी 3% से, कभी 6% से, कभी 9% से, कभी 12%, इस तरीके से लगातार बढ़ता रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे स्टैगफ्लेशन रिक्वायर्स अ शॉक थेरेपी। अब स्टैगफ्लेशन जरूरत है किसकी, शॉक थेरेपी की, यानी कि हमें एक तरीके से इसे ठीक करना आना चाहिए, और हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। पहले समझ थोड़ा और डीप से समझते हैं। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टैगफ्लेशन, पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी हमें किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो पहले हमें उस प्रॉब्लम के बारे में समझना पड़ता है, तभी तो आप उसकी रेमेडी निकालोगे, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालोगे। अगर आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा आप सॉल्यूशन बिल्कुल भी निकाल नहीं पाओगे। वही केस यहाँ पे है। तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टैगफ्लेशन इज टू यूज द सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका हम क्या यूज करते हैं, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। आप लोगों को नेक्स्ट कर्व दिख रहा होगा, मैंने आप लोगों को समझाया था प्रीवियस वीडियोस में। मान लो ये मान लो छोटा सा ग्राफ कि ये तो हो गया हमारा क्या, डिमांड का कर्व, ये हो गया हमारा सप्लाई का कर्व। जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। यानी कि ये जो है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि यहां पे बायर और सेलर दोनों ही बिल्कुल तैयार बैठे हैं चीजों को खरीदने और बेचने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इसे इक्विलिब्रियम प्राइस, से बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब यहीं पे देखो जो हमारा ये था हमारा पुराना इक्विलिब्रियम, अब इसमें शिफ्ट क्यों आया वो हम इसमें समझेंगे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम, और इसके बारे में समझते हैं स्टैगफ्लेशन क्यों आता है। तो अब यहां पे देखो द इक्विलिब्रियम पॉइंट और पॉइंट ई इज द पॉइंट एट विच द क्वांटिटी ऑफ गुड्स बॉट बाय कंज्यूमर्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू वन अनदर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है उतनी ही क्वांटिटी एक सेलर सेल करना चाहता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, तो ये हमारा वो प्राइस है जिस प्राइस लेवल पे कंज्यूमर और जो हमारा सेलर है दोनों एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल वो सेल करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब समझ में, ऐसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जहां पे दोनों में से किसी को लॉस भी नहीं हो रहा और किसी को दिक्कत भी नहीं है। अब आगे समझते हैं, द मार्केट एक्सपीरियंसेस अ शॉक दैट शार्पली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट को दिक्कत कब होती है, ठीक है, जब क्या बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर को जो रॉ मटेरियल है वो महंगे पड़ेंगे, जब वो किसी को वेजेस देता है वो बढ़ जाएंगे, तो होगा क्या, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो मार्केट में दिक्कत क्या होता है, जब शार्पली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े तो दिक्कत क्या होती है वो समझते हैं। द मार्केट एक्सपीरियंसेस अ शॉक दैट शार्पली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सबसे पहले क्या बढ़ना चाहिए। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो समझा देता हूं रीजन क्या होते हैं। हो सकता है जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस महंगे हो गए हों, एक रीजन ये हो गया। हो सकता है जो लेबर्स हैं, लेबर वेजेस, उन्होंने अपने वेजेस इंक्रीज कर लिए हों, ठीक है, कैपिटल महंगी मिल रही हो, आई बात समझ में, लैंड महंगा मिल रहा हो, मशीनरी महंगी मिल रही हो, ये सब कुछ रीजन होते हैं क्या बढ़ने के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ता है ना तो पता है प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करूं, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ा देगा प्रोड्यूसर, तो सर लगता है मेरे को फालतू से फालतू प्रोडक्ट सेल करने चाहिए ताकि मार्केट में से मुझे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और इसी की वजह से जो है ना ये सप्लाई कर्व यहां से यहां शिफ्ट कर जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं इसे, यहां से ई से ई1 शिफ्ट कर जाता है। तो जो हमारा नया बनता है ना वो ये बनता है, प्राइस बढ़ चुका है, देखो ये वाला, ये देखो प्राइस बढ़ चुका है और क्वांटिटी कम हो चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ है वो समझाता हूं। जब उसको प्राइस बढ़ाएगा, और प्राइस क्यों बढ़ाया उसने, उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, पर प्राइस बढ़ने की वजह से लोग डिमांड कम कर देते हैं। ऐसा कौन कहता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस बढ़ा पर डिमांड कम हो गई तो आउटपुट लेवल अब बन गया O1 और जो प्राइस लेवल हो चुका है वो P1। तो यहां पे वही बात समझाई गई है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। तो जो सप्लाई कर्व शिफ्ट कैसे आएगा, अपवर्ड शिफ्ट आएगा, जैसे यहां पे आएगा अपवर्ड शिफ्ट टू S1 विद राइज ऑफ प्रोडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि राइज ऑफ प्रोडक्शन हो गया है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट विल मूव फ्रॉम E टू E1। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो शिफ्ट कर गया E से E1 पे। अब आगे समझते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज प्राइस गो अप। अब इसकी वजह से होगा क्या कि प्राइस लगातार हाई जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की से प्राइस बढ़ाएगा, प्राइस हाई गए तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी।
तो प्राइस हाई होने की वजह से क्या बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा। और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, यानी कि प्राइस बहुत बढ़ चुका है। इसे बोलते हैं कि पहले बूम आया, फिर एकदम से रिसेशन आ गया। पहले बूम मतलब प्राइस बहुत ज्यादा भाग रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था, तो एकदम से होगा क्या, लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस गुड्स को या फिर उस सर्विसेज को जिनके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। और जो डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन या फिर रिसेशन। तो वही बात यहां पे की गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज प्राइसेस गो अप while buying and selling quantities। किस चीज के लिए, बाइंग और सेलिंग ऑफ क्वांटिटीज डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो भी बायर होगा या फिर सेलर होगा, जो क्वांटिटी और क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। प्राइस ग्रोथ डिनोट्स इन्फ्लेशन। प्राइस ग्रोथ क्या डिनोट करता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेयर एज क्वांटिटी डिक्लाइन, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि लोग डिमांड कम कर देंगे जैसे प्राइस बढ़ेंगे। डिनोट रिसेशन, इसकी वजह से क्या आएगा, रिसेशन आएगा। यानी कि ये ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जहां पे इन्फ्लेशन भी एक साथ और रिसेशन भी एक साथ होता है। आई बात समझ में, इन्फ्लेशन क्यों आया, प्राइस बढ़ने की वजह से, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के, डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी लोग कम परचेज करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, रिसेशन भी साथ साथ आएगा। तो एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एट वंस, इट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब आगे समझते हैं। अब आता है रेमेडी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशन के कॉजेज कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लेशन क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फिर आता है व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दैट इन्फेक्शन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए इस इन्फेक्शन से, इस डिफ्लेशन से बचने के लिए। ठीक है, तो अब कैसे बचेंगे वो समझते हैं। अब इसके 3 पॉइंट है। पहला, व्हेन बजट शॉर्टफॉल्स। अगर मान लो बजट लगातार कम हो रहा है, बजट शॉर्टफॉल्स आर डायरेक्टेड सोली टुवर्ड्स इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों को क्या मिले, जॉब वगैरह मिले और वो इन्फ्लेशन को टैकल कर पाए। तो व्हेन बजट शॉर्टफॉल्स, क्योंकि बजट कम पड़ेगा, आर डायरेक्टेड टू सोली टुवर्ड्स इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। और इस बात का मतलब ही क्या है, क्योंकि बजट कम कब पड़ेगा, जब हम फटाफट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन इंडिया पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इमीडिएटली स्पेंड एनी मनी दे कम अक्रॉस। वो सारा पैसा स्पेंड कर देते हैं क्या डेवलप करने में, बिजनेस डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। ठीक है, ताकि जो इकोनॉमी में है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। अब आगे समझते हैं। across however manufactured on unnecessary purchases। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, मॉडर्न ट्रेंड्स एनकरेज प्राइवेटाइजेशन। जैसे आज टाइम में क्या हो रहा है कि अगर मैं आज की बात करूं, बोल रहा ना मॉडर्न ट्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है कि जो ज्यादा सेक्टर है वो गवर्नमेंट अपने पास रखने का सोच ही नहीं रही, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादातर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है। तो प्राइवेटाइज करना भी एक बेटर ऑप्शन होता है कि काम अच्छे तरीके से हो, लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न ट्रेंड्स इंकरेज प्राइवेटाइजेशन थ्योरेटिकली दैट मेक सेंस एंड इज अपीलिंग। ठीक है, तो ये सेंस अच्छी बात है। उसका एक मेन रीजन क्या है प्राइवेटाइजेशन करने का, उसका एक मेन रीजन समझाता हूं। क्योंकि पहली बात, जब भी कोई काम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। ठीक है, उसका एक मेन मानना क्या है, क्योंकि जो एक बार गवर्नमेंट जॉब लगती है वो क्या सोचते हैं कि तो मैं स्टेबल हूं, अब तो मेरे को जॉब से निकाल नहीं जाएगा, तो जैसे मर्जी अपनी मन मर्जी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं काम की क्वालिटी के ऊपर। ये मेन रीजन है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही में होंगे जो अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं चाहे वो किसी पोस्ट पे हो। तो प्राइवेटाइजेशन का एक बेटर मतलब क्या होता है कि देखो, ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्यों होती है, उसका एक मेन रीजन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यूके है, अमेरिका है, वो सब क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक है, उसका एक मेन रीजन है क्योंकि जब भी इकोनॉमी में कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता है तो इस बात का मतलब क्या होता है कि वहां पे सारा काम जो है वो मार्केट फोर्सेस करेंगी। ठीक है, तो वो लोग, प्राइस तो बढ़ता है मार्केट इकोनॉमी में, लेकिन होता क्या है, साथ साथ क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। इसके लिए एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जैसे दिल्ली में ही है। आप दिल्ली में एक बार लोकल ट्रेन में जाकर देखो और एक बार मेट्रो में जाकर देखो। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में रेलवे किसके अंदर है, जो लोकल रेलवे सब गवर्नमेंट के अंदर है, वहां क्वालिटी कितनी बेकार है ट्रैवलिंग करने की, लेकिन मेट्रो की ट्रैवलिंग देखो कितनी अच्छी होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू रेलवे। हो सकता है कि बेकार लगती हो, पर एज कंपेयर टू रेलवे तो काफी अच्छी है फैसिलिटीज के मामले में। बेशक थोड़े से प्राइस हायर लग रहे हो, लेकिन फैसिलिटी भी क्या है, काफी बेटर है। तो ये फायदा होता है किसका, प्राइवेटाइजेशन का।
तो modern trends encourage privatization. Theoretically that can make sense and appealing. There should be a decrease in government employment along with privatization. लेकिन साथ साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन फॉलो करती है तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो एम्प्लॉइज है वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट झेलने का मौका मिलेगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखो जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, द गवर्नमेंट मेक्स नेसेसरी सेविंग्स। गवर्नमेंट सेविंग्स करती है किस, ऑन एक्सपेंडिचर फॉर बैकअप रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने पास एक फंड बचा के रखती है टोटल बजट का, ताकि फ्यूचर में या फिर मान लो कंट्री में किसी भी तरह की आपदा आई, किसी तरह की दिक्कत आई तो उससे बचाया जा सके। जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया मान लो किसी एक जगह पे, या फिर हो सकता है मैं इसका एग्जांपल दूं, भूकंप वगैरह आ गई, अर्थक्वेक्स आ गई, तो उस एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेक्स नेसेसरी सेविंग्स ऑन एक्सपेंडिचर फॉर बैकअप, किसी के लिए बैकअप के लिए, बैकअप रिक्वायरमेंट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और हो सकता है भाई फ्यूचर में कोई प्लान हो बड़ी लेवल बिजनेस डेवलप करने का, उसके लिए भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के लिए भी कर सकती है, और एंड हेल्थ रेदर देन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सरप्लस, ठीक है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट लगातार जनरेट होती रहे, ठीक है। वर्कर्स, दिस कॉजेस बोटलनेक्स एवरीवेयर, ताकि जो इस बात का मतलब क्या है, दिस कॉजेस बोटलनेक्स एवरीवेयर, ताकि हर जगह किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट पूरा ना हो रहा हो, यानी कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है कि ज्यादातर लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि उन्हें काम प्रोवाइड नहीं हो रहा, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ना ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आई बात समझ में। तो ये हमारा था इस लेसन नंबर 4 का आखिरी वीडियो, जहां पे हमने बात करी स्टैगफ्लेशन के ऊपर, साथ साथ इसके कोज क्या होते हैं और इसके इलाज क्या क्या है। आई बात समझ में। अब मिलेंगे लेसन नंबर 5 के अंदर, जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा होने वाला है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया थ्योरी फालतू है क्या प्रैक्टिकल फालतू आएगा। भाई अगर मैं लेसन नंबर अगले पॉइंट की बात, अगले लेसन की बात करूं, जो लेसन नंबर 5 और 6 है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आएंगे क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में क्या है, सिर्फ थ्योरीज भरी हुई है, ठीक है। तो ग्राफ ध्यान से बना के रखना। अब इसको जो होता है बता सकता है मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।